Hello everyone, this video is the continuation of previous video. In this video we are going to deal the steps involved in glycolysis, but in previous video हमने देखा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर पायरुवेट एरोबिक कंडीशन में सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है, फिर क्या होता है एनारोबिक कंडीशन में वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। जब भी ग्लाइकोलिसिस होता है तो किसी स्टेप में एटीपी का जनरेशन होता है, कहीं पे एनएडी जो है एनएडी प्लस जो है वो रिड्यूस हो जाता है एनएडीएच में, और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम भी होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो हमारे डाइट के थ्रू आता है, वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाता है। लिवर में फिर क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। जब हम एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज लेते हैं तो क्या होता है, वो स्टोर हो जाते हैं हेपेटोसाइट्स में, और कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू पेरिफेरल सेल में भेज दिया जाता है, और जो पेरिफेरल सेल में ट्रांसपोर्ट कराता है उस ट्रांसपोर्टर का नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पेरिफेरल सेल में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो वो कॉज कर देगा डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है वो काम नहीं कर पाता है ना। मैंने पुराने वीडियो में ये बोला था कि जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है वो ट्रांसपोर्ट कराता है ग्लूकोज को पेरिफेरल सेल में। उसको करेक्ट कर लेना कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देता है, फिर वो पेरिफेरल सेल में चले जाते हैं by the help of glucose transporter 4. In this video we are going to deal with the steps involved in glycolysis. Basically let's start with the steps involved in this. इससे समझते हैं क्या होता है इसमें। देखो क्या होता है ना, जब भी ग्लूकोज हमारे सेल में आता है तो ग्लूकोज जब भी सेल में आएगा तो पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो देखो जो ग्लूकोज है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है सबसे पहले। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये देखो जब भी हमको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना है तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो एटीपी जो है उससे एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होता है। ऑल राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज बेसिकली प्रेजेंट होता है लिवर में, और हेक्सोकाइनेज मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये आपका की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम होता है। आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप में जो हेक्सोकाइनेज है वो यूज़ होता है, या फिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में दिया है। याद रखना जो ये हेक्सोकाइनेज है वो आप क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम भी पढ़ोगे, उसमें ट्रांसफरेज दिया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज फर्स्ट है, सेकेंड इज़ द ट्रांसफरेज। तो सेकेंड में ट्रांसफरेज दिया है तो उसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज। और एक डिफरेंस है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के बीच में कि ये दोनों आइसो एंजाइम होते हैं, और ग्लूकोकाइनेज इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में काम करता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता है। अब देखो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसका क्या होगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर आइसोमराइज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोस आइसोमरेज। हेक्सोस आइसोमरेज के प्रेजेंस में वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देता है। क्या होता है फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमराइजेशन के बाद वो बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर यहाँ पे इसका क्या होता है, फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो यहाँ पे जो ये एंजाइम है ना वो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, इंड्यूसिबल भी होता है, एलोस्टेरिक भी होता है, और की एंजाइम है। और एटीपी जो है वो रिड्यूस होता है एडीपी में। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, तब जाके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो फिर क्या होता है, फ्रक्टो
फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, फिर इसका क्लीवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज। इसका क्लीवेज होगा तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक तो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज हो गया दो मॉलिक्यूल में, और ये जो दो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो 3-3 कार्बन के होते हैं। ये भी 3 कार्बन का होता है, ये भी 3 कार्बन का होता है। एक ट्विस्ट वाली बात ये है, देखो ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये इसको रेडियली अपने आप को रेडियली इसमें आइसोमराइज करा देता है। जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसको अपने आप को रेडियली ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट में अपने आप को आइसोमराइज करा देता है। फिर वो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। फिर क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोट्राइओस काइनेज, वो जो प्रोसेस होता है फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज के प्रेजेंस में होता है। फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज के प्रेजेंस में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट देता है। अब देखो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, फिर क्या होता है, ये जो ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, फिर से इसका फॉस्फोराइलेशन भी होता है और डिहाइड्रोजनेशन भी होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। क्या क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाता है NADH में, फिर वो देता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब क्या हुआ, इसका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है फिर से वो देता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट देता है किसके प्रेजेंस में, बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट देता है। यहाँ पे ATP का जनरेशन होता है, ADP से ATP बनता है। अब देखो क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, वो फिर देता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट देता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ये ग्लिसरो है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, तो देगा वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्या होता है, जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो देता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट देता है इन प्रेजेंस ऑफ एनोलेज के प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेनॉल पायरुवेट देता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्यों मैग्नीशियम आयन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज अगर ये नहीं होगा यहाँ पे तो फ्लोराइड आके इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, पूरा ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से ये जो पायरुवेट है वो नहीं बन पाता है। तो इस वजह से मैग्नीशियम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। अब देखो क्या हुआ, फॉस्फेनॉल पायरुवेट से फिर वो पायरुवेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है उससे पायरुवेट बनता है। यहाँ पे भी ATP का जनरेशन हो रहा है, देखो ADP से ATP बन रहा है। और एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, एरोबिक कंडीशन में ये जो पायरुवेट है ना वो चला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, यू कैन से लाइक दैट। एंड इन एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, एरोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट है वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये बताया था कि NAD+ जो है NADH में रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है ना, ऑक्सीडेटिव कंडीशन में ये क्या होता है, एरोबिक कंडीशन में तो ये जो NADH है वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहाँ पे ATP का जनरेशन होता है। लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा, इसका ये जो है वो यहाँ पे आ जाता है, रिड्यूस फॉर्म है, फिर से इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट होना रहता है। तो ये जो NADH है फिर वो यहाँ आ जाता है, फिर से वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये एनारोबिकली हो रहा है, यहाँ पे ये जो है वो एंटर नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, वो बस साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो NADH जो है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में। नाउ अब देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। देखो इसमें क्या हुआ था ना, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में देखो, जैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
देखो मैंने जैसे बताया था ग्लूकोज जो है वो उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज स्प्लिट एटीपी इनटू एडीपी। देखो यहाँ पे जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है ना वो स्प्लिट करा देता है एटीपी को एडीपी में। देखो जैसे कि ग्लूकोज जो है वो से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी जो है स्प्लिट हुआ एडीपी में इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इस की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम मैंने बताया था, वाइवा में पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम जो है वो की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। काइनेस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ये जो रिएक्शन है ना वो इरिवर्सिबल होता है। अब देखो क्या होता है हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस के बीच में मैंने बताया था कि वो आइसो एंजाइम होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस आर आइसो एंजाइम एंड ग्लूकोकाइनेस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। ग्लूकोकाइनेस इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में काम करता है, प्रेजेंट इन लीवर एंड बीटा सेल ऑफ पैंक्रिया। एंड नाउ हेक्सोकाइनेस इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल। जो हेक्सोकाइनेस है वो मोस्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेस लिवर सेल में और बीटा सेल में प्रेजेंट होता है। नाउ स्टेप 2, इसमें क्या होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देता है। कैसे देगा, इसको आइसोमराइजेशन हो रहा है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज के प्रेजेंस में उसका आइसोमराइजेशन हो रहा है। अब देखो ये प्रोसेस जो है वो रेडियली रिवर्सिबल होता है, रेडियली रिवर्सिबल। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। अब देखो क्या होता है स्टेप 3 में स्टेप 3 में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना उसका फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तब जा कर के एटीपी से एडीपी बन रहा है। ऑलराइट, अब देखो एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जिसको बोला जाता है PFK। ऑलराइट, तो ये जो एंजाइम है ना वो रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, इज एलोस्टेरिक इंड्यूसिबल की एंजाइम ऑफ पाथवे और की एंजाइम भी होता है। नाउ एक्टिवेशन प्रोसेस एंड द एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम ATP। ये एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, एनर्जी जो है वो ATP से डिराइव होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, देखो ये जो स्टेप है ना वो इरिवर्सिबल है। हम स्टेप 4 को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेप 4 है, स्टेप 4A है। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना इसका क्लीवेज होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो देखते हैं हम इससे, जैसे कि देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज क्लीव्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन यूनिट दैट इज ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का क्लीवेज होता है, क्लीव्ड इनटू 2 मॉलिक्यूल, क्लीवेज हुआ 2 मॉलिक्यूल बना ऑफ 3 कार्बन यूनिट, वो भी 3 कार्बन यूनिट के, 3 कार्बन के होंगे। क्या बनता है, ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये देता है एल्डोलेस के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या देता है, ये दोनों मॉलिक्यूल देते हैं जो कि 3 कार्बन के होते हैं एल्डोलेस के प्रेजेंस में। बैकवर्ड रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसे एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एंजाइम एल्डोलेस, जो एंजाइम होता है वो होता है एल्डोलेस, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो एल्डोलेस होता है। अब देखो क्या होता है ना, ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल होगा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस। अब देखो क्या होता है स्टेप 4A में, जैसे कि मैंने बताया था ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना वो अपने आप को
ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में रेडियली आइसोमराइज कर देता है, ठीक है। फिर क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो प्रोसेस है, जो पाथवे है, वो फिर से कंटिन्यू होता है। जैसे कि देखो क्या हुआ, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय एंजाइम फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज। किसके प्रेजेंस में हुआ, ये जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में, दैट इज फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज। क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है आइसोमराइज कर देता है अपने आप को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और ये जो दोनों स्टेप है ना, ये स्टेप इसका बनना और इसका बनना, ये दोनों स्टेप जो हैं, ये दोनों को एक साथ स्प्लिटिंग कहते हैं। जैसे देखो, स्टेप 4 एंड 4A आर टुगेदर स्प्लिटिंग फेज। अब देखो क्या हुआ, स्टेप 5 में क्या होता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इज डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइमल्टेनियसली फॉस्फोराइलेटेड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है उसका फॉस्फोराइलेशन भी होता है, साथ साथ में डिहाइड्रोजनेशन भी होता है टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। इसके प्रेजेंस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। देखो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ NAD+ बनता है, विद द हेल्प ऑफ NAD+। क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डिहाइड्रोजनेट होता है, डिहाइड्रोजनेशन भी होता है, साथ साथ में फॉस्फोराइलेशन भी होता है। फिर क्या बनता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ NAD+ के प्रेजेंस में। जैसे मैंने इसे बताया, NAD+ जो वो रिड्यूस हो जाता है NADH में। एरोबिक कंडीशन में ये जो NADH है वो चला जाता है कहाँ, वो चला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसका, कहाँ पे, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। देखो फिर यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का नाम है, जो यहाँ पे एक्ट करता है। प्रोडक्ट कंटेन हाई एनर्जी बॉन्ड, ये जो प्रोडक्ट होता है उसमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। NAD इज रिड्यूस टू NADH, NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाता है NADH में। स्टेप 6 में क्या है, स्टेप 6 में जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ना, फिर उससे बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। यहाँ पे ATP का जनरेशन होता है, ADP से ATP बनता है। देखो क्या होता है, एनर्जी ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज ट्रैप टू synthesize 1 ATP molecule with the help of bis-phosphoglycerate kinase। किसके प्रेजेंस में होता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस के प्रेजेंस में ATP जो है वो जनरेट होता है, ट्रैप हो जाता है और बनता है क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बाय 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एग्जाम्पल जो है, ये जो स्टेप है ना वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल होता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ऑफ सच एज NADH, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल होता है। स्टेप 7 में देखो क्या होता है, जो स्टेप 7 में 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो फिर से आइसोमराइज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज आइसोमराइज टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट बाय शिफ्टिंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 3rd to 2nd कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, ये हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट और ये हो गया आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमको 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाना है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप 3rd कार्बन पे दिया है ना, उसका शिफ्टिंग हो जाता है 2nd कार्बन में, शिफ्टिंग होगा फिर वो बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो ना यहाँ पे जैसे कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ OH आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। अब क्या हो गया, ये जो स्टेप है वो
एंजाइम ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल होता है. एंजाइम्स इन्वॉल्व दैट इज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज रेडियली रिवर्सिबल होता है. अब देखो स्टेप 8 में क्या होता है. स्टेप 8 में 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो इज़ कन्वर्टेड टू फॉस्फेनॉल पायरुवेट. 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में. एंजाइम एनोलेज इज़ रिक्वायर्ड Mg. एनोलेज जो है उसको Mg आयन की ज़रूरत होता है, मैग्नीशियम आयन की. जैसे मैंने बताया था अगर ये नहीं होगा तो फिर वो ब्लॉक कर देता है स्टेप को आकर के. कौन ब्लॉक करता है? फ्लोराइड. देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड. एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो भी रिमूव हो जाता है, रिलीज होता है इस स्टेप में. हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज प्रोड्यूस. हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. अब देखो स्टेप 9 में क्या है. फॉस्फेनॉल पायरुवेट इज डीफॉस्फोराइलेटेड. फॉस्फेनॉल पायरुवेट इज डीफॉस्फोराइलेटेड टू पायरुवेट. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फॉस्फेनॉल पायरुवेट है ये डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाता है. एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज होता है, तब जाके पायरुवेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज. देखो बताया था जैसे कि मैंने डीफॉस्फोराइलेटेड टू पायरुवेट बाय पायरुवेट काइनेज. 1 मोल ऑफ ATP इज जनरेटेड. ATP बनता है. एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये एग्जाम्पल होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का. अब देखो जो पायरुवेट काइनेज है वो भी की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम होता है. ये हम इसमें 2 जगह पे पढ़े की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम. एक तो आपका स्टेप 9 हो गया और एक स्टेप 1 हो गया. वहाँ पे हेक्सोकाइनेज जो है वो की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है और यहाँ पे पायरुवेट काइनेज. और इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होता है. देखो ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होता है. स्टेप 1, 3 और 9 ये 3 स्टेप्स जो है वो इरिवर्सिबल है. बाकी सारे रिएक्शंस जो है ना वो रिवर्सिबल होते हैं. तो ये देखा हमने. अब देखो स्टेप 10 में क्या होता है. एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट जो है वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कि होता है. लेकिन एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, जो पायरुवेट जो है उससे लैक्टेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज. पायरुवेट रिड्यूस हो गया फिर लैक्टेट बन गया. देखो क्या होगा. पायरुवेट इज रिड्यूस टू लैक्टेट बाय LDH दैट इज लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज. पायरुवेट जो है वो रिड्यूस हो गया लैक्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज. और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. NADH से NAD+ बनता है. एनारोबिक कंडीशन में मैंने बताया था वहाँ पे याद करो. जैसे कि जो NAD+ जो है वो रिड्यूस होता है NADH में, लेकिन वो क्या होता है उसका एरोबिक कंडीशन में चला जाता है ETC में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीडाइज होने के लिए. लेकिन यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में वो जा नहीं पाएगा ना, तो यहाँ से होता है उसका ऑक्सीडेशन. LDH हैज़ 5 आइसो एंजाइम. जो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज जो है ना उसके 5 आइसो एंजाइम होता है. इन एरोबिक कंडीशन पायरुवेट एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन. एरोबिक कंडीशन में जो पायरुवेट है वो एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए. एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इज लैक्टेट विच एंटर्स दी कोरी साइकिल. देखो हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा लैक्टेट एक्यूमुलेट होता है, प्रोड्यूस होता है ना, तो हमारे बॉडी के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ साइकिल प्रेजेंट होता है जिसको कोरी साइकिल कहते हैं. उसमें क्या होता है, लैक्टेट जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होकर लीवर के पास चला जाता है. लीवर के पास जाने के बाद वो क्या होता है, वहाँ पे लीवर जो है वो लैक्टेट को ग्लूकोज बना देता है. फिर ग्लूकोज फिर से पेरिफेरल सेल में चले जाते हैं. तो इससे रीयूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का. सो in next video we will deal with the regulations and all, energetics and regulation. So thank you for watching this video. I hope this video is helpful. If you think this video is helpful, then please hit the like button and subscribe to my channel and please share. Thank you for watching.